डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल दिनेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार यादव। तो चलिए आज हम लोग भौतिक जगत के दूसरे लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को आज पढ़ना है प्रकृति में मूल बल, कि प्रकृति में कितने मूल बल होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि हम बल क्या होता है। बल की बहुत सारी परिभाषाएं आप लोग पढ़े होंगे, जैसे बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और भी परिभाषाएं पढ़े होंगे। बल वह खिंचाव या ढकेल की उस प्रक्रिया का नाम है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जैसे हम किसी वस्तु को बल लगा करके ढकेलते हैं या खींचते हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में बल लगा देते हैं तो वह वस्तु विस्थापित हो जाती है, अन्यथा अगर बल कम रहता है तो वह वस्तु विस्थापित नहीं होती है। लेकिन उन दोनों ही स्थितियों में हम बल तो लगा रहे हैं। तो बल क्या है? बल एक कारक है, बाहरी कारक है, बाह्य कारक है, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, या तो कर देता है या नहीं कर पाता है तो कम से कम करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। अब आज की परिभाषा में हम लोग, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है या गति में उसके परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, अगर उसकी गति को बढ़ा दे रहा है या उसकी गति को घटा दे रहा है। देखो हम क्या करते हैं, जब बल की दिशा में अगर हम बल लगाते हैं, गति की दिशा में बल लगाते हैं, तो वह गति धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। कोई भी वस्तु हो, जब हम जिधर उसको गति हो रही है, जिधर वह गति कर रहा है, उधर ही बल लगाएंगे तो उसकी गति में परिवर्तन होगा, यानी गति बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगा देंगे तो फिर उसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा, वह थोड़ा सा स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। ठीक है ना। जैसे कोई साइकिल है, आ रही है, उसको अगर आप आगे से बल लगा देंगे तो वो रुक जाएगी, यानी पहले वो गति अवस्था में थी, धीरे धीरे उसकी अवस्था रुक जाएगी, वह रुक जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में, मतलब गति अवस्था में या विराम अवस्था में, दोनों में क्या करता है, परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम वही लिखे हैं, वह बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति या गति में परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न करता है। तीन चीजें हैं, बल तीन प्रभाव दिखाता है। या तो किसी में वह गति उत्पन्न कर देगा, अगर कोई वस्तु विराम में है उसको गतिशील कर देगा या करने का प्रयास करेगा, नहीं कर पाएगा तो। या कोई वस्तु गतिशील है तो उसके गति में या तो वृद्धि कर देगा या तो कमी कर देगा, उसकी चाल में कमी या वृद्धि कर देगा, उसकी गति को घटा या बढ़ा देगा। और तीसरा काम का बल का क्या है, तीसरा प्रभाव बल का यह है कि वह किसी वस्तु में विरूपण उत्पन्न करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई गेंद है प्लास्टिक की, उस पर हम बल लगा दें तो उसकी आकृति बिगड़ जाएगी, वह विरूपित हो जाएगा, उसका रूप जो है बिगड़ जाएगा। तो रूप का बिगड़ जाना ही विरूपण कहलाता है। तो बल विरूपण भी उत्पन्न करता है। आप देखते होंगे कि कोई बड़ी बड़ी मशीनों से किसी चीज को क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, तो उनका जो आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। कबाड़ जब हम खरीद करके ले जाता है कबाड़ी हमारे वहां से, तो उसको क्या करता है, मशीन में डाल देता है और वो मशीन सारे कबाड़ को एक साथ कंप्रेस करके छोटा कर देती है, उनकी जगह को कम कर देता है। फिर उसको भट्टी में डाल करके पिघला करके लोहा में ढाल दिया जाता है, नए नए जो कल पुर्जे बनाने होते हैं उसमें ढलाई कर दी जाती है। तो बल क्या करता है, विरूपण करता है। बल क्या करता है, गति उत्पन्न करता है। बल क्या करता है, बल गति में परिवर्तन करता है।
तो तीन चीजें बल के प्रभावों को अब हम समझ सकते हैं। और बल कैसा कारक है? बाहरी कारक है। तो कोई पूछे बल क्या है, तो कहेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है या उसके गति में परिवर्तन करता है, ठीक है, और या तो किसी वस्तु में विरूपण उत्पन्न करता है, उसके रूप को बिगाड़ देता है, ये बल है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रकृति में बल कितने हैं। तो देखो, प्रकृति में बल बहुत ज्यादा बल हैं, लेकिन मूल रूप से हम प्रकृति में उपस्थित बलों को 4 भागों में बांटते हैं। तो मूल बल जो है प्रकृति में 4 हैं। पहला जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, फिर दूसरा जो है विद्युत चुंबकीय बल है, तीसरा जो है प्रबल नाभिकीय बल है, तीसरा जो है क्षीण नाभिकीय बल है। तो एक एक करके हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसका हम लोग कक्षा 11 में इसका एक विधिवत चैप्टर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन अभी जो हम लोग के भौतिक जगत में इसका परिचय है, छोटा छोटा हेडिंग करके इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। फिर जब गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर आएगा तो उसको हम विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर ही नहीं अन्य ग्रहों पर भी और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जहां भी 2 कण हैं जिनमें द्रव्यमान है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यानी ये कह लीजिए कि 2 द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला बल ये गुरुत्वाकर्षण बल है। अब कहेंगे कि यह बल लगता क्या है, किसके कारण लगता है, किस कण। तो देखिए, हर बल के पीछे किसी न किसी कण के विनिमय का कारण होता है कि इसमें ग्रेविटान के विनिमय से यह बल लगता है। किसके विनिमय से लगता है? ग्रेविटान से। और सबसे बड़ी चीज है कि ग्रेविटान का अभी निर्धारण ही नहीं हुआ है, ये अनिर्धारित कण है। और इसी ग्रेविटान से ग्रेविटी बना है, गुरुत्व बना है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बना है इसी ग्रेविटान से। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? 2 द्रव्यात्मक कणों के बीच लगता है, यानी 2 ऐसे वस्तुओं के बीच लगता है जिनका द्रव्यमान हो। अब आप कहेंगे कि सर फिर एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों नहीं आकर्षित कर लेता है गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो देखो भाई, मनुष्य का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि 2 मनुष्यों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन वह इतना कम होता है ना कि उसका आभास नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक मनुष्य, एक आदमी और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को देखें तो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो छोटे द्रव्यमानों के बीच कम ही बल लगेगा, बड़े द्रव्यमानों के बीच ज्यादा बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। अब जैसे सूर्य पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा बल लगा करके खींच रहा है, इसी कारण पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, इस नाते ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके हम लोग को खींचती है, जिससे हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको महसूस करते हैं कि हमको पृथ्वी खींच रही है, ठीक। अब कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय बल क्या है और ये किसके विनिमय के कारण लगता है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय बल विद्युत आवेशों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? विद्युत आवेशों के बीच। यहां पे लिख लेंगे, विद्युत आवेशों के बीच बल लगता है। अब ये बात आती है कि यह किसके विनिमय से, किसके विनिमय के कारण उत्पन्न होता है या किसके विनिमय से उत्पन्न होता है? तो यह फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। अब आप पढ़ेंगे, जब आप विद्युत चुंबकीय बल के बारे में आगे चल करके अगले कक्षा 11 और 12 में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि फोटॉन क्या होता है, फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है और क्या क्या है, ये पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमको इतना जानना है कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल 2 आवेशों के बीच में लगता है और किसके कारण? फोटॉनों के विनिमय से यह उत्पन्न होता है। अभी हमको चारों बल को जानना है कि किसके बीच लगता है और कैसे उत्पन्न होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है और आवेशों के बीच लगता है।
प्रबल नाभिकीय बल किसके बीच लगता है? नाभिकीय कणों के बीच लगता है। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? अरे भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो कण होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए और प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ बांधे रखने के लिए एक प्रबल नाभिकीय बल लगता है। अब सोचो, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अगर उनको कोई बांधने वाला कण ना हो तो वो एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करके वह नाभिक से बाहर निकल जाएंगे। तो नाभिक के अंदर नाभिकीय कणों को बांधे रखने का कार्य कौन करता है? प्रबल नाभिकीय बल करता है। अब प्रबल नाभिकीय बल किसके विनिमय से उत्पन्न होता है? मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। तो आपको बस इतना जानना है, नाभिकीय बल किनके बीच लगता है? नाभिकीय कणों के बीच। नाभिकीय कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यह किसके विनिमय से उत्पन्न होता है? मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। फिर आता है क्षीण नाभिकीय बल। तो देखो, यह परमाणु के मूल कणों के बीच लगता है और बोसानों के विनिमय के कारण लगता है। क्षीण नाभिकीय बल किसके बीच लगता है? मूल कणों के बीच लगता है। और किसके विनिमय से? बोसानों के विनिमय से यह उत्पन्न होता है। तो चारों एक बार फिर रिवीजन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगता है, ग्रेविटॉन के विनिमय से उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच लगता है? विद्युत आवेशों के बीच लगता है और फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। प्रबल नाभिकीय बल किसके बीच लगता है? नाभिकीय कणों के बीच लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है और यह मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। फिर क्षीण नाभिकीय बल किससे? क्षीण नाभिकीय बल कहाँ लगता है? तो मूल कणों के बीच लगता है और बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। तो ये मुझे लगता है कि अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बल की परिभाषाएं तो 3-4 हैं, लेकिन आप बहुत आसान परिभाषा जो आप मर्जी करेंगे, तो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप छोटी परिभाषा लिख सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है, या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकृति में विरूपण उत्पन्न कर देता है, उसकी आकृति को बिगाड़ देता है। ठीक है ना? चलिए फिर आगे हम कहते हैं भौतिक नियमों की प्रकृति। सबसे पहले तो ये जान लें कि भौतिक नियमों से पहले जो है भौतिक प्रक्रम क्या होता है। जो हमारे आसपास भौतिक घटनाएं घटती हैं, उनको भौतिक क्रियाएं होती हैं, उनको हम भौतिक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है ना? और हर भौतिक प्रक्रम के पीछे कोई न कोई बल लगा होता है, किसी न किसी बल का हाथ होता है। ठीक है? और सभी भौतिक प्रक्रम, ठीक है ना, जो है वो बल के अधीन ही होते हैं। बल ही सब प्रक्रमों को संचालित करता है। ठीक? अब बात आती है कि भौतिक प्रक्रम में जो है कुछ राशियां, जो भौतिक राशियां हैं, वह समय के साथ बल के प्रभाव से, ऊर्जा के प्रभाव से, ऊष्मा के प्रभाव से बदलती रहती हैं। लेकिन कुछ भौतिक राशियां कुछ शर्तों के साथ, अगर शर्त का मतलब यह है कि अगर उनकी जो मांग रहेगी, जो शर्त रहेगी, वह शर्त का पालन अगर किया जाएगा उस शर्त का, तो वो भौतिक राशियां भौतिक प्रक्रम के बावजूद स्थिर रहती हैं, वो बदलती नहीं है। ठीक है ना? इसमें हम यही लिखे हैं, विभिन्न भौतिक प्रक्रम विभिन्न प्रकार के बलों से नियंत्रित होते हैं। यानी जो भी भौतिक प्रक्रम है वह बलों से ही नियंत्रित होते हैं, वह बलों से ही उन प्रक्रम को घटाया बढ़ाया जाता है, उनकी अवस्था में और क्रिया में परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रक्रम में कुछ भौतिक राशियां समय के साथ बदलती रहती हैं। अब जाहिर सी बात है कि बल लगेगा, ऊर्जा लगेगी, ऊष्मा लगेगी, तो उसमें भौतिक राशियों का परिवर्तन तो होना ही होना है। अब कह रहा है कि भाई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जबकि कुछ राशियां कुछ शर्तों के साथ संरक्षित रहती हैं, यानी अपरिवर्तित रहती हैं। अगर कुछ ऐसी भी राशियां हैं कि जिनमें अगर हम बल न लगाएं या बाहर से कोई ताप दाब ये सब प्रभाव न डाला गया, कुछ शर्त ऐसी लगा देते हैं कि जिसके साथ वो राशि स्थिर रहे, घटे बढ़े ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संरक्षण का नियम कहते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, अर्थात शर्त के साथ कुछ राशियों के समय के साथ अपरिवर्तित रहने के नियम को संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी शर्त के साथ, बिना शर्त के, बिना किसी विशेष कंडीशन के कोई भी भौतिक राशि समय के साथ
स्थिर नहीं रहेगी, समय और परिस्थिति के अनुसार वो भौतिक राशि में परिवर्तन तो होता रहेगा, लेकिन अगर कुछ शर्तें ऐसी हैं जो उनकी मान ली जाए, उन शर्तों का पालन किया जाए, तो फिर वो भौतिक राशियां स्थिर रहती हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि शर्त के साथ कुछ राशियों के समय के साथ अपरिवर्तित रहने, अपरिवर्तित मतलब बिना बदले, अपरिवर्तित का मतलब परिवर्तित न होने के, अपरिवर्तित रहने के नियम को संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। शर्त के साथ कुछ राशियों के समय के साथ अपरिवर्तित रहने के नियम को संरक्षण का नियम कहते हैं। अब ये संरक्षण का नियम कई जगहों पर लागू होता है। जैसे पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो आप जानते हैं कि ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या है, संरक्षित है, वह न तो घटाई जा सकती है न तो बढ़ाई जा सकती है। जब हम उसको नष्ट नहीं कर सकते तो घटा भी नहीं सकते हैं, और जब हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते तो हम उसको बढ़ा भी नहीं सकते। अब बात आती है कि सर तो फिर हम ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते तो फिर हमारे सब कार्य कैसे होते हैं? देखो भाई, ऊर्जा हम उत्पन्न नहीं करते हैं, हम ऊर्जा के एक रूप से उसके वो दूसरे रूप में बदल करके अपना काम चला लेते हैं। जैसे हमको गाड़ी में ऊर्जा की जरूरत है तो हम उसमें डीजल पेट्रोल के रूप में रासायनिक ऊर्जा डाल देते हैं, और वही रासायनिक ऊर्जा हम जो उसका इंजन है वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उस रासायनिक ऊर्जा को, और यांत्रिक ऊर्जा से हम अपना कार्य चला लेते हैं, हम दूरी तय कर लेते हैं गाड़ी मोटर से। ठीक है ना? वही डीजल पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा जब हम किसी जनरेटर में डाल देते हैं तो वह रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में पहले बदलता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा से डायनेमो के द्वारा उस यांत्रिक ऊर्जा को फिर किस में बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, बस केवल रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कहीं कहीं हम द्रव्यमान को भी ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी का जो द्रव्यमान होता है वह कुछ कम हो जाता है और वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के अनुसार, और वो हमको ऊष्मा दे देता है, जिससे उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है और वो ऊर्जा में बदल जाता है, ऊष्मा के रूप में हमको ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। अब कह रहा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? देखिए, रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। तो एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, कहीं भी कभी भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो रेखीय संवेग, अगर मान लीजिए ये आपका है रेखीय संवेग, P बराबर होता है यम गुणे भी, तो आप कहेंगे कि ये जो यम है ये तो नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, तो ये बदलने के लिए फिर इसको बदलना होगा। ठीक है, तो अगर यम बदलेगा नहीं और हम कुछ ऐसा करें कि भी ना बदले, तो जब यम भी ना बदलेगा और भी ना बदलेगा तो इसका जो गुणनफल होगा वो भी नहीं बदलेगा। यानी अगर भी को हम कंट्रोल कर लें, वेग को कंट्रोल कर लें, उसको घटने बढ़ने ना दें, तो उसका रेखीय संवेग भी किसी वस्तु का क्या हो जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि यम और भी का गुणनफल वही रहेगा हमेशा। कोई बढ़ नहीं रहा, ना ये बढ़ रहा है, ना ये बढ़ रहा है, ना ये घट रहा है, ना ये घट रहा है, तो हमेशा एक जैसा रहेगा, यानी स्थिर संवेग हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगा हो, अब बाह्य बल नहीं लगेगा तो उसके गति में परिवर्तन नहीं होगा, उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो उसके संवेग में भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है
कि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है तो उसका रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहेगा या संरक्षित रहेगा, वह बदलेगा नहीं। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक, अब आते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो चीजें नहीं है। द्रव्यमान ऊर्जा है और ऊर्जा द्रव्यमान है। जब जरूरत होती है हम द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल देते हैं। कल के लेक्चर में भी मैं बताया था। ठीक है, तो द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो क्या किया जाता है, नष्ट किया जा सकता है। ये तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम मिला जुला के ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान या संपूर्ण ऊर्जा एकदम नियत है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, कभी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया जाता है तो कभी ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल दिया जाता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा एकदम नियत है, उसमें से कोई उसको घटा नहीं सकता ना बढ़ा सकता है। तो यह हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड की एकदम स्थिर है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। यही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कुछ और नहीं कहता है, बस यही कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एकदम नियत है और उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, बस। ठीक, आता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो देखिए, आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि अगर कोई चालक है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि आवेश को संचित कहाँ पे किया जाता है। तो किसी चालक में, जैसे पानी को बाल्टी में या लोटे में हम स्टोर करते हैं ना, वैसे ही आवेश को, वैद्युत आवेश को हम किसी चालक में स्टोर करते हैं। चालक पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब चालक पदार्थ हैं। तो किसी चालक में हम आवेश को स्टोर करते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई चालक है, ठीक है ना, और वह विलगित है, किसी दूसरे अन्य चालक से जुड़ा नहीं है, या वह अपना आवेश किसी को दे नहीं रहा है, न किसी से आवेश ले रहा है, तो उस चालक का जो भी आवेश है वह क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि उसके पास जो आवेश है वही है, वो किसी से ना दे सकता है ना किसी से ले सकता है, किसी को दे भी नहीं सकता ना किसी से ले सकता है, तो उसका आवेश जितना है उतना ही रहेगा। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि एक विलगित गोलीय चालक का, एक विलगित चालक का जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, उसका आवेश सदैव एक जैसा बना रहता है, उसका आवेश न तो कम होता है ना ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका आवेश संरक्षण का नियम। इसी के साथ आप लोगों का पहला जो अध्याय था भौतिक जगत, इसके हर एक टॉपिक पढ़ा दिए गए। ठीक है, अब हम लोग अगला जो चैप्टर्स है मापन, तो वो हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मापन में आप लोग फिर आइएगा और बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया जाएगा। ये एक छोटा टॉपिक था, और सबसे बड़ी चीज की ये जो टॉपिक था ये इंट्रोडक्शन, परिचय का एक प्रकार से एक परिचय के लिए ये टॉपिक था कि हमको भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भौतिकी का क्षेत्र कहाँ तक है, उसमें क्या क्या चीजें हमको अध्ययन करनी है और क्या क्या नियम पढ़ने हैं। संरक्षण का नियम, और संरक्षण के कई प्रकार के नियम होते हैं, बल के प्रकार और बल क्या है, यही सब है आपका पहला भौतिक जगत में। इसके अलावा अब आप लोगों को मजा आएगा, बहुत पढ़ने में आनंद आएगा मापन से, क्योंकि मापन से जो चीजें हैं वो एकदम फैक्चुअल हैं। उसको आप शॉर्ट नोट बनाएंगे और जितना मैं लिखाऊं उतना ही आप नोट बनाइए, जितना आपको यहाँ लिखा मिले उतना ही याद करिए, क्योंकि इससे ज्यादा परीक्षा में आप लिख भी नहीं पाएंगे समय के अभाव में, और इससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। इतना परफेक्ट है, इतना ही अगर आप तैयारी कर लें तो परीक्षा में मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है, और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस समस्या का यथासंभव हम लोग निराकरण करेंगे, और आगे चल करके हर एक विषय का कोचिंग फ्री आपका चलाया जाएगा।
बस आप लोग के सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद।